सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 28 लेके आए हैं और ये मैथ्स के हैं। तो हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में एक क्वेश्चन भी देंगे और उसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आधार एवं ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप एक बार हम पढ़ लिए, आप समझ भी लिए, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए, त्रिभुज की आधार और ऊंचाई का अनुपात दे दिया हुआ 3:4। 3:4 का मतलब हम इसमें x लगा देते, इसके वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ अपने मन से हम x लगा सकते हैं। अनुपात में जब भी रहेगा तो 3x/4x, अनुपात में इसलिए x लगा दिए, है ना। अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1176। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है कितना, 3x, गुना ऊंचाई है 4x, बराबर यही दिया हुआ है इसका वैल्यू 1176। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6x² 6x² बराबर 1176। ये 6 से कितना बार में कटेगा, ये 1176। 6 एकम 6, 5, 5 57, 6 9 54, 6 9 54, 6 6 36, 196। ये x² है, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, हम सभी जानते हैं। तो x बराबर कितना होगा, 196 किसका होता है, 196 जो होगा किसका वर्ग होता है, तो 14 का होता है। किसका होता है, 14 का है। ये x का वैल्यू आ गया मेरा 14, लेकिन हमको अभी आंसर नहीं आया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा त्रिभुज की ऊंचाई। हम त्रिभुज की ऊंचाई कितना माने हैं, 4x है ना। x का मान 14 है, तो 4x का मान कितना होगा, 14 गुना 4 गुना 14 बराबर 14 चौके 56। ये इसका आंसर होगा, त्रिभुज की ऊंचाई। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई होगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। त्रिभुज में आधार ऊंचाई का अनुपात दिया था 3:4, तो 3x 4x हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जन्म करते 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसी में बैठा कि बस x का मान निकाल लीजिए। जब x का मान निकाल लिए तो यहाँ अगर क्या कहते हैं आधार पूछता तो 3 गुना x हो जाता, 14 या 42 हो जाता। यहाँ ऊंचाई पूछा था तो 4 गुना 14, 14 चौके 56। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हम देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को छांट के लेके आए हैं ना, प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन को। तो आप लोग सिर्फ देखिएगा। ये है पाइप एंड टंकी से कि नल ए और बी एक टैंक को 2 घंटा 8 घंटा में भर सकता है। 2 नल है ए और बी, वो कोई टैंक को 2 घंटा और 8 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा नल सी है जो भरे हुए टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो सभी नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। 3 नल है ए बी सी, जो भरेगा उसमें प्लस का चिन्ह दीजिएगा, जो निकालेगा खाली करेगा उसमें माइनस का चिन्ह। ए कितना 2 घंटा भरते हैं, बी कितना 8 घंटा में, सी कितना 4 घंटा में खाली करते हैं। खाली करते से माइनस लग गया। अब प्लस लिखा नहीं जाता, ये दोनों प्लस, ये दोनों भरने वाला। ए और बी दोनों नल भरने वाला है, सी खाली करने वाला, इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब ये तो उसका हो गया समय दिया था 8 घंटा, ये सबका समय कहते हैं। ए का 2 घंटा, बी 8 घंटा में, सी 4 घंटा में। ये तो समय हो गया ना। टोटल कितना क्षमता हुआ, मतलब उसका टंकी का वो नहीं निकला नल टैंक का। तो अब टोटल हम निकालते हैं 2 8 4, इसका एलसीएम टोटल निकाल के एलसीएम निकालना पड़ता है। 2 8 4 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। और 2 का एक का क्षमता कितना होगा, 2 का 8 कितना, 4 बार में 4 है, ये 4। 8 का एक बार में 8 एकम 8, 4 दूना 8, इसका 2। तो ए का क्षमता 4 आ गया, बी की क्षमता 1 आ गया, सी की क्षमता 2 आ गया। अब कहता तीनों नल को एक साथ खोल देंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल कितना है इसका क्षमता 8, तीनों को एक साथ खोल रहा है। ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, दोनों जुड़ जाएगा। 4 1 5, 4 + 1, लेकिन ये खाली करने वाला सी है ना, तो इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ 2। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, यहाँ लिख देते 8/4 1 5, 4 1 5, अब 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा 3। तो यही 8/3 घंटा में ये टंकी को पूरा भर देंगे अगर तीनों नल को एक साथ खोलेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8/3 घंटा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पाइप एंड टंकी से था। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आपका डिजिट चेंज कर देंगे, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी क्वेश्चन है उसको बेसिक समझिए कैसे बनता है, तो उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप तुरंत ही बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए CISI से, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछबे करेंगे। वो भी देखिए अंतर वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए
कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज SICI के बीच 180 रुपया का अंतर है। तो निश्चित राशि यानी मूलधन आपको ज्ञात करना, बस 2 वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का, दोनों को याद रखिएगा। 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन जो भी अगर पूछेगा तुरंत आप लोग बना दीजिएगा। तो यहाँ 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है अंतर यानी डिफरेंस, जगह नहीं इसलिए डी से समझ डिफरेंस अंतर बराबर पी यानी मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर, बस इसी में बैठा दिए। ये 2 वर्ष का है, ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर 3 वर्ष का रहता ये तो अब क्या करते, फिर भी डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर, यहाँ 100 प्लस ये कहाँ से आ गया 100 प्लस R/100, ये 100 कहते हैं, सॉरी यहाँ 300 होगा। ये 3 प्लस R/100 ऐसे भी कीजिएगा। अगर इसको फिर गुना हो जाएगा नहीं ये तो 100 गुना 3 300 प्लस R/100 पूरा हो जाएगा। ये 3 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है। अब ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। हाँ, तो आप ये फार्मूला को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 2 वर्ष का डिफरेंस वाला रहेगा तो P इंटू R/100 का स्क्वायर, और 3 वर्ष का रहता तो P इंटू R/100, बस 2 वर्ष का रहता 2 वर्ष लिख देते। बस यहाँ आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा 3 प्लस R/100, या इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 गुना 3 300। रुकिए एक बार लिखिए देते हैं। 3 वर्ष का अंतर अगर रहेगा तो वही होगा डिफरेंस बराबर 2 वर्ष का पहले रहेगा R/100 का स्क्वायर, यहाँ 300 प्लस R/100, बस ये 3 वर्ष का रहेगा, है ना। ये 3 वर्ष का फॉर्मूला है और ये 2 वर्ष का, दोनों को याद रखिएगा। अब इसको बनाते हैं। फॉर्मूला तो बता दिए, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 वर्ष का है तो बस 2 वर्ष का सूत्र बैठा देंगे। 2 वर्ष वाला होता है डिफरेंस बराबर वही होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है 180 रुपया, बराबर P निकालना है R/100, R है 15/100, इसी का होल स्क्वायर। अभी कटेगा 5 से का 5 दिया 15, अब 20 पंचे 100 ऐसे कटेगा ना। देखिए 20 पंचे 100, 3 पचे 15, अब कितना हो गया 3/20, 3/20 और 3 रुकिए फिर बार अच्छा से काटिएगा तब ये बनेगा। यहाँ 3/20 हो गया ना, 3 बचा 15, 20 पंचे 100, 5 से काटे। अब 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, डायरेक्ट हम कर देते हैं। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है ना। अब अभी 9 से 180 कट जाएगा, 20 9 180 20 बार में, तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा ये 20 और ये गुना 400 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, कै ठो जीरो है, 2 ठो जीरो यहाँ 1 ठो जीरो यहाँ 3 ठो, तो 3 ठो जीरो बैठ जाएगा। तो P कितना आ गया 8000, 8000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। बस ऐसे बनाइएगा। 2 वर्ष का सूत्र याद रखिएगा, 3 वर्ष का सूत्र याद रखिएगा, उसी में बैठा दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि श्याम को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटा लगता है। हम इसे पिछले वाला सेट में भी नाव धारा बताए थे। अगर शांत जल में, मान लीजिए शांत जल है, इसमें अगर नाव को लेके जाएंगे हम, नाव को, इसमें जो उसका स्पीड रहेगा, अगर 5 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा, वो ओरिजिनल चालू हुआ शांत जल में। अगर यही नाव को जब नदी में ले जाएंगे, अगर ये नदी के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा, अनुकूल जाएगा, तो मतलब शांत जल में नाव की चाल और वायु धारा की चाल जुड़ जाएगा। और जब यही नदी में धारा के प्रतिकूल नाव को ले जाएंगे तो नाव का, शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल दोनों घट जाएगा। इसको भी आप लोग को याद रखना, ये अभी काम में आएगा, है ना। तो बेसिक इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया, अभी भी हम बेसिक बता देते हैं। अगर तालाब उलाब में रहा तो उसका ओरिजिनल चाल वही रहेगा जो उसका दिया रहेगा, लेकिन जब नदी में उतारेंगे तो धारा का चाल और शांत जल में नाव का चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा अनुकूल और प्रतिकूल में घट जाएगा। बस इतना तो याद रखना और कुछ नहीं याद करना है। शांत जल में नाव का चाल x मानिएगा, धारा का चाल y, बस आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। इसको अब हटा देते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या मांग रहा है। क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में। तो जानते हैं धारा के अनुकूल जब जगह दोनों जुड़ जाता है, अब बराबर ये चाल हुआ, चाल और दूरी बटे समय, दूरी है 40 किलोमीटर तैर किया 5 घंटा में, ये काटेगा तो 5 8 40 8, यानी कि धारा के अनुकूल कितना मतलब चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, समीकरण फर्स्ट। और धारा के विरुद्ध है ना, उसी को जब धारा के विरुद्ध यानी कि प्रतिकूल में घट जाता है चाल, कितना यही 24 किलोमीटर दूरी कितना किया 2 घंटा में, कट जाए कितना 12, तो समीकरण 2। अब हमको किसका उस स्थिर जल में तैरने की गति यानी कि नाव की ये एक्स का मान हमको फाइंड करना है, ये एक्स का मान फाइंड करना है ना। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस में, यहाँ प्लस में वाई है, यहाँ माइनस में वाई है, तो कट जाएगा। हमको एक्स का मान है तो एक्स 2x
बराबर 12 8 20, तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नाव का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से निकालिएगा। अगर धारा की गति पूछता तो वाई का मान निकाल लेते, है ना। अगर नाव की गति पूछा तो शांत जाल में, तो एक्स का मान निकालिए। तो इस तरह से आप बनाइएगा। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। समझिए, क्वेश्चन सब आसान ही रहता है। पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर एक टाइप का क्वेश्चन अगर समझ लेते बनाने के लिए, तो उसी टाइप से अलग अलग डिजिट चेंज कर करके आपके एग्जाम में पूछेंगे, है ना। तो आप लोग डरिएगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए का 80%, जो कार्य हम करते जा रहे हैं, ए का 80%, परसेंट वाला बट्टा 100 बराबर बी का 50%, परसेंट वाला बट्टा 100 बता देते हैं। ये 100 में 100 खत्म, 0 में 0 खत्म, तो ए का वैल्यू 8 नहीं कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 8। अगर ऐसे रहेगा तो इसका मान ये, इसका कहाँ चल गया, ए का मान 5 बी का मान 8, ऐसे होता है। तो ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 8। अब आगे क्या कहता है, बी इक्वल ए का x%, यानी बी इक्वल, बी का मान है 8 इक्वल एक्स, ए का x%, ए है 5 का x%, बस x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। अब 20 गुना 8 कीजिएगा तो 8 गुना 16, 160। तो x का वैल्यू कितना आएगा 160। 160 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। बस इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया 160। कुछ नहीं किए, जो कह रहा था वही किए, x का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 18 व्यक्ति हैं, 18 श्रमिक है, कोई काम को 12 दिनों में कर सकता है। काम के 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम को छोड़ देता है, तो श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम को कितने दिनों में पूरा होगा। इसी मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें टोटल दिन का था, टोटल दिन कितना लगा काम करने में। यहाँ पे शेष काम को कितना दिन लगा ये पूछ रहा है। हम दोनों टाइप को एक ही क्वेश्चन में बताएंगे, आप लोग सिर्फ समझिए। कहता है 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 18 व्यक्ति है 12 दिन में करता है। चलिए ठीक है, इतना कर, इतना लिख दिए। उसके बाद कहता है कि 4 दिन के बाद, तो 4 दिन जो काम किया, तो 18 व्यक्ति ही 4 दिन तक काम किया ना। उसके बाद क्या कहता है, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़ दिया। 18 था, 2 छोड़ दिया, तो कितना बचा 16। और उसके बाद कहता है छोड़ दिया, और श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम को कितने दिन में। तब जब 2 श्रमिक छोड़ दिया बचा 16, यही 16 कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 18 गुना 12 कीजिए, कितना आएगा 18 दूना 36 का 6, 18 दूना 36 का 6, 3, 18 का 18, 18 3 21, 18 3 21 ही होता है ना, 8 3 11 8 2 21। अब बराबर 18 गुना 4, 18 चौके 72, 18 गुना 36 54 18 72, हाँ। अब प्लस 16 गुना x, 16x। अब 72 को इधर ले आइए तो घट जाएगा, 216 माइनस 72 बराबर 16x। 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 2, क्या कहते हैं, यहाँ बचा 11, 11 में 7 गया 4, या 1, 144 बराबर 16x। तो 16 से कट जाएगा ना, 16 में 44 से, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू 9। तो यही शेष काम को कितने दिनों में पूरा होगा, तो 9 दिन में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर नहीं कहता नहीं टोटल उस काम को करने में कितना दिन लगा, तो देखिए 4 दिन यहाँ लगा, 4 दिन यहाँ लगा, उसके बाद 9 दिन यहाँ लगा, तो टोटल काम कितना दिन हो गया 9 4 13 दिन। बस हमको सिर्फ शेष का था, इसलिए शेष हो जाता। टोटल काम भी कभी भी पूछेगा तो आप टोटल काम पूछेगा तो ऐसे कीजिएगा, और शेष पूछेगा तो ऐसे कीजिएगा, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये एज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 55 वर्षों में राहुल की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। अब मान लेते हैं, रे बाबा मान लेते हैं राहुल की वर्तमान आयु x। अब 55 वर्ष बाद, यानी कि 55 वर्ष बाद राहुल की आयु x + 55 हो जाएगा, x + 55 हो जाएगा ना। अब बनाइए क्वेश्चन। तो कहता है 55 वर्षों में राहुल की आयु उसकी वर्तमान आयु की, यानी 55 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस जो 55 है, 55 वर्ष लाइन को, क्वेश्चन को समझिए। 55 वर्ष बाद कहता उसकी वर्तमान आयु, यानी कि x 55 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी, वर्तमान आयु x है, x का 12 गुना, यही x का 12 गुनी है, तो उसकी वर्तमान। बस इसी को सॉल्व करना आपको, कहीं गलती तो हमने की, देख लीजिए एक बार, इसको और एक बार समझिए अच्छा से, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 55 वर्षों में राहुल की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु, तो हम मान लिए राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना x वर्ष। अब 55 वर्ष बाद राहुल की आयु कितना होगा, x + 55 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में आइए। तो कहता 55 वर्ष बाद, यानी 55 वर्ष बाद
राहुल की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी, वर्तमान जब x है तो उसी का 12 गुना, x गुना 12, ऐसे का सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। तो x + 55 बराबर x गुना 12, 12x। तो ये x उधर चल जाएगा, x उधर चल जाएगा तो 55 बराबर 12x में 1x घट जाएगा, 11x बचेगा। तो 11 से 55 क्या बार में कटेगा, 5 बार में। तो x का वैल्यू आ गया 5, यानी कि राहुल की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 5 वर्ष। समझे क्वेश्चन? नहीं समझे तो एक बार और, है ना, लेकिन समझना चाहिए। ये नहीं कि हम क्वेश्चन समझा दिए, वो हम समझ लिए, आप लोग नहीं समझे। क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार समझिए। कथा कि 55 वर्षों में राहुल की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी, वर्तमान आयु पता रहेगा तब ना 12 गुना करेंगे। तो वही हम राहुल का वर्तमान आयु मान लिए x, अब 55 वर्ष बाद आफ्टर, ये कहाँ से था, आफ्टर 55 ईयर, तो कितना होगा, यानी 55 वर्ष बाद x + 55 होगा। तो यही कहता 55 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु का 12 गुना हो जाएगा, यही राहुल की आयु। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 12 गुना x, 12x बराबर x + 55, ये x इधर आएगा तो 11x बराबर 55, ये 11 से कट जाएगा 55 5 बार में, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा ना कि वृद्धि हुआ इतना, कमी इतना हुआ, तो बस इसका यही फॉर्मूला a + b + a × b/100। अगर यही रहेगा, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस, और कमी रहेगा तो माइनस। ये भी बात याद रखिएगा, और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, प्लस में अगर समझ लिया वृद्धि हो रहा है आंसर, अगर माइनस में रहेगा समझ लिया कमी हो रहा है। इस बात को भी याद रखना है ना। इसको आप मिटा देते हैं, अब इसी में बैठाइए। त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की वृद्धि, 40% वृद्धि, तो वृद्धि प्लस में होगा। उसके बाद कहता है कि इसके आधार में 40% कमी हुआ है ना, कमी हुआ है तो 40% का कमी हो दिया, कमी में माइनस का चिन्ह कर दिया, वृद्धि में प्लस कराता है। और फिर a × b, यानी कि यही 40 गुना 40। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं यहाँ प्लस है तो पहले यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता प्लस हो जाता है, माइनस रहता प्लस होता है, यहाँ चिन्ह अलग अलग इसलिए माइनस हो गया, बट्टे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, है ना। 40 में से 40 गया, 0 तो कट 0 हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बचा क्या, 4 चौक 16, तो बस ये -16 आ गया। -16 का मतलब कमी हुआ, तो यानी कि 16% की कमी हो गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंट, कुछ नहीं, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि हम प्रत्येक जो सेट करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें हम लास्ट में एक नया क्वेश्चन देते हैं, चाहे जीके जीएस करो, चाहे हिंदी करे या मैथ करे। तो आज हम रीजनिंग का भी दिए, कल भी रीजनिंग का दिए थे। 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है। तो यहाँ क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका आंसर को आप लोग कहाँ पर बताना, आप लोग सभी को पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में। कहाँ, कमेंट बॉक्स में। 90 होगा, 96 होगा, 95 होगा, 100 होगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को बहुत ही हम कॉन्सेप्ट के साथ समझाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।